Hello everyone, it's me Vikrant and I welcome you all the students on today's lecture. आज हम जानेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड के बारे में। अगर हम बात करें द फन दे हैड की तो ये आपकी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 1 है क्लास नाइन्थ का। अगर मैं बात करूं आपसे एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। पेज 5 को आज हम जानेंगे एनसीईआरटी के। तो अगर आपके पास अपनी एनसीईआरटी की बुक है, जितने भी आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपनी बुक और एक पेंसिल लेके साथ में बैठ सकते हैं ताकि साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें। इस लेवल पर चीज़ों को लेके चलेंगे कि उसके बाद कोई भी डाउट बचने की गुंजाइश होगी ही नहीं। हम हर उस क्वेश्चन को उठाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जितने भी सीबीएसई ने आपके सवाल आज तक लिए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आपकी चीज़ें चलेंगी, तो आप जुड़ सकते हैं साथ में और लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको टीचर की क्वालिटी का और उसके पढ़ाने के दमखम का पता चल सके कि वो किस लेवल का आपको पढ़ा रहा है और समझा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया पेज नंबर कौन सा है मेरे भाई, पेज नंबर है 5। तो सभी बच्चों ने अपनी पेंसिल और वो निकाल ली होगी बुक। देखो, सबसे पहले मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। ये वाला पेज हम पढ़ेंगे आज, आपका पहला ही पेज है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, सबकी बुक में एक जैसा ही होगा। बढ़ते हैं आगे। देखो, अब यहाँ से शुरू हुआ है चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। अब इसका क्या मतलब हुआ? चैप्टर का नाम क्यों पड़ा द फन दे हैड? जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसके लास्ट में ये लाइन, ये फ्रेज़ यूज़ हुआ है कि द फन दे हैड, यानी ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर फ्यूचर के बच्चों के बारे में है। तो फ्यूचर के बच्चे जो बात करते हैं, बात किसकी करते हैं? पास्ट के बच्चों के बारे में। यानी हम कह सकते हैं हमारे बारे में आज से 100-150 साल बाद जो बच्चे होंगे वो बात कर रहे होंगे कि हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं और हम किस तरह से स्कूल जाते हैं, किस तरह से जो हमारी प्रिंटेड बुक होती है, जो पेज पे छपती है, उससे पढ़ाई करते हैं। तो उसी को देखते हुए वो इस लाइन को बोलेंगे द फन दे हैड, यानी वो हमारे लिए बोलते हैं कि हम किस तरह का मजाक किया करते थे। यानी फ्यूचर में सेंटेंस बोला जाएगा हमारे लिए, तो ऑब्वियसली पास्ट की बात हो जाएगी उस टाइम पे जो आज प्रेजेंट है। तो वो कैसे बोलेंगे? द फन दे हैड, यानी जो मज़ा हम क्या मज़ा किया करते थे। मज़ा मतलब पढ़ाई किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से करते थे, वो लोग हमारे बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें आप बिल्कुल डिटेल से जानोगे, बिल्कुल भी घबराहट आपको होनी नहीं चाहिए और ना होने दूंगा। चलते हैं आगे, समझते हैं चीज़ों को। देखो, सबसे पहले आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं बिफोर योर रीड। इसका हिंदी में क्या मीनिंग हुआ? आपके पढ़ने से पहले। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी की ज़रूरत उन स्टूडेंट्स के लिए पड़ती है जिनका इंग्लिश में लेवल बिल्कुल लो है, जिन्हें इंग्लिश पढ़नी तक नहीं आती। तो ऐसे बच्चों के लिए हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो वेल गुड है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं हर उस बच्चे को कवर करते हुए चलूँगा जो चाहे 33% वाला बच्चा हो या 100 आउट ऑफ 100 वाला बच्चा हो। एज ए टीचर मेरे को हर स्टूडेंट को कवर करना है और अपने कंटेंट को इस तरह से पिरोना है कि कोई भी बच्चा उसकी रेंज के बाहर ना हो, चाहे वो क्लास का टॉपर हो या वो क्लास का लास्ट बेंचर हो। समझ रहे हो ना? जो लास्ट बेंच पे बैठता है, बैक बेंचर हो या टॉपर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर स्टूडेंट को उसी ताकत और शिद्दत से पढ़ाऊँगा जैसे कि किसी एक बच्चे को पढ़ाया जाता है। सब मेरे लिए एक जैसे हैं। आओ देखते हैं अब चीज़ों को और कुछ जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहली लाइन आपके सामने लिखी है, एक मिनट में हाइलाइटर ले लेता हूँ। देखो भाई, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी हम जो कहानी पढ़ेंगे
वह भविष्य में निर्धारित है। कहाँ पे निर्धारित है? भविष्य में निर्धारित होने का मतलब है जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर के बारे में कहानी है। When books and schools as we now know them, जब किताबें और स्कूल जैसा कि हम अब जानते हैं, will perhaps not exist, शायद मौजूद नहीं होंगे। देखो इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जैसे आज हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, प्रिंटेड किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन आज से 100 साल बाद जब सब कुछ इतना हाईटेक हो चुका होगा, आज भी हम कंप्यूटर लैपटॉप पे, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है? डिजिटल हो रही हैं चीज़ें। तो आज से 100 साल बाद तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब आज के टाइम में इतना डेवलपमेंट हो चुका है तो 100 साल बाद तो सीधी सी बात है जो भी किताबें होंगी वो प्रिंटेड फॉर्म में ना होके कैसे होंगी? रियल बुक होंगी। रियल बुक क्या होती है? जिसको आप कंप्यूटर, लैपटॉप या टेलीविज़न में पढ़ते हो। तो वही चीज़ बोली गई है कि जो किताबें और स्कूल आज के समय में मौजूद हैं वो शायद उस समय में मौजूद ना हो। विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। परहैप्स का जो मतलब होता है वो होता है शायद। क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? शायद। आप इतनी बात को समझे होंगे। मैंने अभी तक सिर्फ आपको एक चीज़ बताई, एक लाइन बताई और उसका सिंपल सा मीनिंग आया। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो किताबें और स्कूल आज मौजूद हैं वो भविष्य में मौजूद नहीं होंगे। फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ना किताबें होंगी ना स्कूल होंगी तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे फिर? भाई ये कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न मैंने अभी दूर करी कि बच्चे उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे? कि किताबें प्रिंटेड बेशक ना हो, लेकिन जो रियल बुक्स होंगी, जो हमारी लैपटॉप और प्रिंटर के अंदर, जो प्रिंटर नहीं, लैपटॉप और मोबाइल्स और आपके टेलीविज़न के थ्रू जो किताबें होंगी जिन्हें हम ई बुक्स कह सकते हैं, तो वो हमारे पास मौजूद होंगी। किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी यही आपको इस चैप्टर में सीखना है। कैसे रोबोटिक टीचर आएंगे, वर्चुअल क्लासरूम आएंगे और बहुत कुछ आप इस चीज़ में चैप्टर में सीखोगे। आप टॉमी और मार्गी से भी इंट्रोड्यूस होगे, उनका क्या रोल है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का। इसके बाद क्या है? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। देखो किस डायग्राम की बात हो रही है प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम की किसकी बात हो रही है। देखो एनसीईआरटी का आप अपना पहला पेज खोलोगे ना तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखो यहाँ पे किसका जिक्र है? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट। अब इन चीज़ों के क्या मतलब है डिटेल में समझते हैं और चलते हैं आगे, है ना। डायग्राम आपने देखा। देखो डायग्राम के अंदर जो कुछ भी फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब। हाँ, डायग्राम के अंदर क्या क्या है? स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल। तो क्या क्या होगा? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम, आभासी कक्षा। रोबोटिक टीचर, यानी रोबोट शिक्षक होंगे। अभी तो ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैं एक इंसान हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, भले ही कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे जिस पे भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन हूँ तो रियल इंसान, रियल ह्यूमन बीइंग, लिविंग ह्यूमन बीइंग कह सकते हो आप। लेकिन उस समय पे क्या होंगे? इंसान ना पढ़ा के रोबोट आपको पढ़ाया करेंगे, आपको नहीं, जो उस समय पे बच्चे होंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है जो किताबें हम देखते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो उनके टेक्स्ट इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं जैसे ये मूव कर रहे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन मूव कर रही है अभी। और आपने देखा होगा उस समय पे तो और भी चीज़ें एडवांस हो जाएंगी, और अभी भी देखा होगा आपने कि टेक्स्ट इधर उधर मूव कर सकते हैं, हम कॉपी पेस्ट चीज़ों को कर सकते हैं, तो इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ मूविंग ई टेक्स्ट। इसके बाद आपको क्या बोला गया है? इसके बाद आपको बोला गया इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। यानी जोड़ियों में, यानी आपको अपने पेयर बनाने हैं, 2-2 4-4 बच्चों के अपने स्कूल में,
3 चीज़ों पर चर्चा करें। डिस्कस का मतलब हुआ चर्चा करना, जो आपको अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छी लगती है, और अपने स्कूल के बारे में 3 चीज़ों पर चर्चा करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। यानी 3 चीज़ें आपको वो बतानी है जो आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद है, और 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद नहीं है और आप उन्हें बदलना चाहते हो। राइट देम डाउन, इन्हें लिख लीजिए, आपको उन चीज़ों को लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न, ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। अब आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल पढ़ा है। अभी भी तो हम किस पे पढ़ रहे हैं? या तो आप फ़ोन पे देख रहे हो यूट्यूब, या टीवी में देख रहे हो, या कंप्यूटर में देख रहे हो, तो इसका जवाब यस होगा। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। फिर आपसे एक तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सभी किताबें कंप्यूटर पे होंगी? हाँ, तो ऐसे समय की कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो कल्पना हम जिनकी कर सकते हैं और जो हमारे सामने प्रिंटेड फॉर्म में ना होके रियल बुक के तौर पे है मौजूद। अब ये बार बार जो मैं वर्ड रियल बुक बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग हम अभी आगे समझेंगे डिटेल में। फ़िलहाल के लिए मैं बताऊँ, रियल बुक वो होती है जो हम प्रिंटेड फॉर्म में यानी कागज़ के रूप में ना होके कंप्यूटर या लैपटॉप या टेलीविज़न पे पढ़ते हैं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पर कोई किताबें नहीं छपेंगी। इसके बाद है, क्या आप ऐसी किताबें बेहतर चाहेंगे। मतलब क्या ये आपसे पूछ रहा है कि इस तरह की किताबें जो कंप्यूटर वाली होंगी, टेलीविज़न या मोबाइल वाली होंगी, क्या आपको ऐसी किताबें ज़्यादा पसंद आएंगी? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे या आपको आज वाली ज़्यादा पसंद है? देखो भाई, अब तक हमारे चैप्टर का बेसिक था। हमारा जो मेन चैप्टर है उसका मेन जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, पैराग्राफ नंबर 1 से। अब आपके क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, आप साथ साथ पेंसिल लेके बैठना, और जो जो क्वेश्चन साथ साथ बनते चलेंगे उन क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना। आपको अलग से कोई बुक या कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा का सारा हम यहीं ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं चीज़ों को। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी कुछ बताया गया है। एक तो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्गी, यानी मार्गी किसी कैरेक्टर का नाम है, एक लड़की का नाम है जो यहाँ पे लिया गया है कि मार्गी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। यानी कोई चीज़ थी, किसी चीज़ के बारे में किसने लिखा? मार्गी ने। तो हम क्वेश्चन यहाँ से कैसे बना सकता है एग्जामिनर? वो लिख सकता है कि हु रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो जवाब आपका क्या आएगा? मार्गी रोट अबाउट इट इन हर डायरी। मतलब किसने लिखी थी डायरी? या अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि द फन दे हैड चैप्टर के अंदर डायरी कौन लिखा करता था, तो आप सिंपली बता सकते हो कि मार्गी, ठीक है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बनाता है ना, वो कोई अपने घर से नहीं बनाता, वो आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता है। और अगर आप एनसीईआरटी को हर तरीके से पढ़ लोगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म हो, चाहे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हो, चाहे वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर सवाल हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, मतलब हर लेवल को इतनी बुरी तरह पीट देंगे, इतना ज़्यादा हम चीज़ों पे अपनी कमांड कर लेंगे कि कोई लेवल उसके बाद बचेगा ही नहीं, उसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, रेंज उसके बाहर होगी ही नहीं। हम अपने पैरामीटर को 0 से लेके और इनफाइनाइट तक, मतलब जहाँ तक भी अपमोस्ट लेवल एग्जामिनर सोच सकता है, जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल वो बना सकता है या उसने बनाए हैं या वो बनाने की कभी सोच भी सकता है, वो हर सवाल हमारी क्लास में हो रहा होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चीज़ों को पढ़ते चले जाओ, समझते चले जाओ, ठीक है। आओ देखते हैं आगे। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 यानी 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी ने क्या बोला? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो अगर क्वेश्चन बन गया मेरे प्यारे बच्चों कि हु फाउंड अ रियल बुक, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे टॉमी। ये किसी डॉगी का नाम नहीं है, टॉमी से वो मत समझ लेना। टॉमी का मतलब है यहाँ पे एक कैरेक्टर, एक लड़का, उसका नाम टॉमी है, और एक मार्जी एक लड़की है, उसका नाम क्या है? मार्गी, मार्जी, कुछ भी आप बोल सकते हो, नाम है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन में। तो रियल बुक किसको मिली थी? टॉमी को। और अपनी डायरी किसने लिखी थी? मार्गी ने। ऑन द पेज हेडेड 17 मई
2157 यानी 17 मई 2157 को, ये डेट अगर आपसे पूछ ली कि डायरी किस दिन लिखी थी और कहाँ लिखा था, पृष्ठ के शीर्ष पर, यानी ऑन द पेज हेडेड का मतलब हुआ पृष्ठ के शीर्ष पर। समझ गए, जो कुछ भी इसमें से बन सकता है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, अगर मैं आपसे पूछ लूँ वट काइंड ऑफ बुक दैट वाज, मतलब वो किस तरह की किताब थी, तो आपका जवाब आएगा इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत पुरानी किताब थी। ये जो भी क्वेश्चन मैं बोलता चल रहा हूँ ये साथ के साथ आप नोट डाउन करते चलना, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। वन टाइम पढ़ना है और लास्ट टाइम पढ़ना है, उसके बाद हमें लाइफ में कभी कोई, अगर एक चीज़ हम एक बार पढ़ रहे हैं ना तो दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस हिसाब से पढ़ के चलो। आओ पेज नंबर 6 पे आते हैं। देखो 6 को हम कल समझेंगे क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से आप लोग बोर हो सकते हो। जिन बच्चों को स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा मेरी स्लो लगे वो इसको 1.25 या 1.5 पे देख सकते हो। आप यूट्यूब में स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया रहता है, तो आपकी 15 मिनट की वीडियो 8-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा वो नहीं लगेगा। और जिनको ये लगता है कि उनका लेवल कम है वो स्लो समझते हैं, वो आराम से 15-20 मिनट लगा के देख सकते हैं। हर बच्चे के लिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है जो हर बच्चे के लिए सूटेबल हो। एक बार थोड़ा सा पेज 6 को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो यहाँ से स्टार्ट होता है। खैर डिटेल्ड मीनिंग देख लेते हैं जो इस पेज के अंदर डिफ़िकल्ट मीनिंग आए हैं पेज नंबर 5 के अंदर। आओ देखो यार, डिटेल्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट वोकेबलरी ऑफ द पेज। तो देखते हैं, परहैप्स एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मैंने शॉर्ट मीनिंग आपको शायद बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल मीनिंग जानना है, डिटेल का मतलब थोड़ा सा और उसको खोल के लिखा हुआ है ताकि ईजी भाषा में आप समझ पाओ। यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, यानी किसी विषय में अनिश्चय का भाव प्रकट करने के लिए, यानी जब आप किसी चीज़ को लेके श्योर ना हो तो आप किस वर्ड का यूज़ कर सकते हो, परहैप्स। देखो दोस्तों प्यारे बच्चों, क्या होता है ना, जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के कई लेवल होते हैं। अब तैयारी के लेवल क्या होते हैं, एक तो ऐसा होता है कि रट के सिर्फ पेपर पास करना है, एक ऐसा पढ़ना होता है कि आज पढ़ लिया और वो आपको भविष्य में हमेशा काम आएगा। तो अगर हम अपनी वोकैब पावर की अगर मैं बात करूं, वर्ड बूस्टर की अगर मैं बात करूं, तो इस लेवल पे हम अपनी वोकेबलरी तैयार करते हुए चलेंगे कि आप 12th के बाद कोई भी इंडिया का कोई भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर करने की सोचोगे तो आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ को अभी से हम प्रिपेयर करते हुए अगर चलें और अपनी वोकैब पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें तो आपको आगे चल के कभी दिक्कत नहीं होएगी, क्योंकि आप जानते हो आने वाला टाइम इंग्लिश का है। बिना इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर नहीं हो सकते, चाहे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या आपको कोई प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू देने जाना हो, या आपको किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, हर जगह आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। इसलिए इंग्लिश को इस लेवल पे लेके चलो कि बाद में कभी भी आपको दिक्कत ना हो। देखो इस सेंटेंस के अंदर यूज़ करके दिखाया गया है, परहैप्स ही इज़ फॉरगटन, शायद वह भूल गया। परहैप्स का मतलब शायद। सी वाज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम, शायद वह उस समय की वन ऑफ दी, यानी जितने भी फेमस राइटर थे उनमें से एक थी वो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द टाइम। अपने समय की वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर कौन थी, शायद वो थी। तो परहैप्स का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, परहैप्स का मतलब होता है शायद। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब समझते हैं। वर्चुअल क्लासरूम इज़ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल वेयर इंस्ट्रक्टर एंड पार्टिसिपेंट इंगेज विद ईच अदर एंड विद द लर्निंग मटेरियल। वर्चुअल क्लासरूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जहाँ प्रशिक्षक और प्रतिभागी एक दूसरे के साथ और सीखने की सामग्री के साथ जुड़ते हैं। यानी वर्चुअल क्लासरूम वही हो गया जहाँ पे आपकी वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टूल्स हैं, यानी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड टूल्स वहाँ पे मौजूद है। इंस्ट्रक्टर किस तरह का मौजूद है, इंस्ट्रक्टर आपका रोबोट टाइप मौजूद है। एंड पार्टिसिपेंट इंगेज विद ईच अदर विद द लर्निंग मटेरियल, यानी एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं पढ़ाई के करने के लिए। तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्चुअल क्लासरूम।
The difference with other video conferencing tool is that virtual classroom offer an add set of the feature that are essential to a learning environment. अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में और वर्चुअल क्लासरूम में अंतर आपको बताया गया है। क्या होता है? यह है कि वर्चुअल क्लासरूम सुविधाओं का एक अतिरिक्त सेट प्रदान करता है, यानी वो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधा देता है जो सीखने के माहौल के लिए आवश्यक है। यानी जितनी भी चीज़ें आपको लर्निंग में ज़रूरी होती है ना, वो वर्चुअल क्लासरूम के अंदर मौजूद होंगी और वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी जिससे आपको लर्निंग करने में ईजी हो जाए। समझ रहे हो ना? एक तरह की पढ़ने का कमरा हम कह सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम। लेकिन वहाँ पे क्या नहीं होगा? रियल टीचर मौजूद नहीं होगा। वहाँ पे किस तरह के टीचर होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे, बस ये फ़र्क है। और आप कंप्यूटर या टेलीविज़न के थ्रू पढ़ रहे होंगे। वो इसमें लिखा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो ई टेक्स्ट क्या होता है? ई टेक्स्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। ई टेक्स्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट समटाइम रिटन एज ई टेक्स्ट। कभी कभी ये बीच का कोमा, ये जो डैश होता है, इसे हटा देते हैं। इज ए जनरल टर्म फॉर एनी डॉक्यूमेंट दैट इज रीड इन डिजिटल फॉर्म एंड स्पेशली अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेनली टेक्स्ट। यानी ई टेक्स्ट वही होगा जब हम बात टेक्स्ट की करेंगे। यानी ये नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर पे कोई फ़ोटो देख रहे हो तो उसे ई टेक्स्ट बोल देंगे। टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट, यानी लेटर होना चाहिए या वर्ड होना चाहिए लिखा हुआ। देखो हिंदी में पढ़ सकते हैं ई टेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट से कभी कभी ई टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट हम इसे बोलते हैं। कभी कभी हम कोमा, ये डैश हटा के बीच का ई टेक्स्ट लिख देते हैं। किसी भी दस्तावेज के लिए एक सामान्य शब्द है जिसे डिजिटल रूप में पढ़ा जाता है, और विशेष रूप से एक दस्तावेज जो मुख्य रूप से टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट, ना कि कोई फ़ोटो या चित्र, आप हिंदी में कह सकते हो। आई होप आज की कहानी आप समझे होंगे। अगले पेज के साथ, अगले पेज के डिस्कशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। इसको बहुत ध्यान से आप समझना। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो डिस्कस किए, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग डिस्कस करे। आप इसको बड़े ध्यान से समझो। अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ लेके बैठो, एक पेंसिल साथ लेके बैठो। आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन गारंटी यू, आपको सब कुछ इसी एक क्लास से करा दिया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम मेरे साथ शेयर करने के लिए, और मुझ पर ये भरोसा दिखाने के लिए कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। Take care and study hard. Bye bye.